लिख सकते हैं पी के। अच्छा ये क्या हो जाएगा, एल हट जाएगा, सरफेस का एरिया होगा वही इस वाले सरफेस का भी एरिया होगा। क्लियर है बच्चों, ये वाली सरफेस का जो एरिया होगा वो इस वाले का भी होगा। तो बच्चों एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ विश्वास बैच का ये नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉर्क, ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल पोल एंड टॉर्क। बहुत इजी सा प्यारा सा टॉपिक है, ठीक है। उसको शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे पिछले टॉपिक का, कुछ पार्ट छूट गया था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली चार्ज वायर, ठीक है, इनफाइनाइटली लाइन चार्ज या लाइन चार्ज वायर कुछ भी बोल दो आप लोग, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, ठीक है। अब हमने क्या किया था, फाइनाइटली जिसका हमें लेंथ पता था उसका हमने निकाला था, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो बच्चों, निकाला था। एक एल लेंथ का वायर था, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। अब ये वायर क्या है बच्चों, इनफाइनाइटली चार्ज है, मतलब उसकी कोई लेंथ का पता नहीं है, अनंत कुछ भी लेंथ हो सकती है। जैसे मैं दिखाता हूँ, तो गाइस मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे करना है। ये ऐसे एक वायर है, अरे थोड़ा शेप वेप लेते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आए, मुझे पढ़ाने में भी मजा आए। तो मैंने एक लिया इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ये मतलब अनंत तक बढ़ता चला गया, इसकी लेंथ हमें नहीं पता है, ठीक है, लेंथ मुझे पता ही नहीं है इसकी। यहाँ इस पे मान लो पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है बच्चों, पॉजिटिव चार्जेस हैं इस पे, क्लियर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इस चार्ज के थ्रू इस जगह पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगी, ऐसे ही चारों तरफ होगी। जैसे मेरे पास इनफाइनाइटली चार्ज वायर है तो इससे इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इससे इधर भी, थोड़ा समझने वाली बात है, इससे इधर, तो चारों तरफ एक सिलेंडर जैसा शेप नहीं बन रहा है बच्चों, एक जिसकी गॉसियन सरफेस बन रही है, गॉसियन सरफेस, वो एक सिलेंड्रिकल नहीं बन रही है, इस तरफ भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ भी ऐसे ही, और चारों तरफ, मतलब यहाँ तो 2D है तो 2 दिख रहा है, ये तो यहाँ पे इस चार्ज के थ्रू इधर 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 इधर, तो ऐसे इनफाइनाइट लाइंस निकलेंगे, इनफाइनाइट लाइंस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनफाइनाइट निकलेगा, तो ऐसे चारों तरफ एक सिलेंडर जैसा शेप बन जाएगा। थोड़ा अपनी इमेजिनेशन को के घोड़ों को दौड़ाइए, आपको समझ में आएंगी चीजें। तो ऐसे कुछ बन जाएगा बच्चों, सिलेंडर, ठीक है, ऐसा सिलेंडर बन जाएगा, सिलेंडर, ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, ऐसा कुछ सिलेंडर जैसा बन जाएगा। और सिलेंडर के कौन से पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड होके जा रही है, इसके कर्व सरफेस से, समझ में आ रहा है बच्चों, इसके कर्व सरफेस से तो जा रही है, ऊपर नीचे से तो नहीं जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से ही तो जाएंगी, इधर से। मान लो जो इसका रेडियस है वो आर है, मान लो रेडियस आर है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक बार पढ़ा था बचपन में, याद करो, हम छोटे छोटे हुआ करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था E.S, फ्लक्स का फॉर्मूला E.S पढ़ा था। फिर सर आपने एक बताया था Q/ε0, याद है हमें सर याद है फॉर्मूला, इतना जल्दी थोड़ी भूलते हैं, आपने बच्चा समझ के रखा है क्या, तो फ्लक्स मिटा देते हैं हमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का चाहिए फॉर्मूला, तो हमने ये पढ़ा। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, एस को हम, एस मतलब क्या है, जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उसको एस बोलते हैं, तो इसके कर्व सरफेस से हो रहा है। तो बच्चों कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो इस सिलेंडर की जो हाइट है वो h है, या l मान लेते हैं, l हाइट है, ठीक है बच्चों, l मान लेते हैं, मतलब इनफाइनाइटली चार्ज वायर है, लेकिन हम उसको छोटे से पार्ट को देख रहे हैं, तो l मान लेते हैं, इसकी जो लेंथ है सिलेंडर की उसको l मान लेते हैं। तो हमने एक बार याद करो बचपन में पढ़ा था 10th क्लास में, एक फॉर्मूला पढ़ा था कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या पढ़ा था, 2πr/l पढ़ रखा था ना बच्चों। तो s मतलब क्या हो जाएगा, E × 2πr/l। अच्छा हमने एक चार्ज का भी फॉर्मूला पढ़ा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, याद करो, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, Q/L। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा × L, Q की जगह में भी क्या रख सकते हैं, लैम्डा L रख सकते हैं, लैम्डा × L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सर आप तो ये इनफाइनाइटली चार्ज था, आपको लेंथ पता नहीं था, आपने ये लेंथ रखा क्यों बच्चों, हमने छोटा सा एरिया मान लिया, छोटा सा लेंथ मान लिया, अब ये लेंथ वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लेंथ कट गया कि नहीं कट गया, बोलो कट गया ना बच्चों। अब इसको मैं इधर भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू लैम्डा एप्सिलॉन नॉट 2πr। समझ आया बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आसानी से निकल आई, समझ में आया कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकल आई। देखो एक बार ध्यान से इसको देखो, अच्छा यहाँ पे अगर 2 की जगह 4πε0 होता तो हम इसको k लिख सकते थे ना, अगर यहाँ 4πε0 होता तो हम इसको k लिख सकते थे, अरे यही तो होता है बेटा, k इज इक्वल टू 1/4πε0, यही तो होता है, ये चीज होती है ना, ये हमने पढ़ रखा है, एक बार पढ़ा था, याद करना, कोशिश करना याद करने की, आप लोग बड़ा जल्दी भूल जाते हो।
तो ये पढ़ रखा है ना हमने, तो ये लिख सकते हैं इसको। तो हम क्या करें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो उसी नंबर से डिवाइड करो, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? अरे ये बड़ी दिक्कत करता है ये, नहीं छोड़ो, नहीं मिट रहा है, रहने देते हैं। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। नीचे एक 2 पहले से था ना, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 4, पाई को इसके साथ लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई अपॉन आर लिख सकते हैं ना। 2 लैम्डा है, पाई नहीं है, पाई तो नीचे था, 2 इंटू लैम्डा है, लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा है, ठीक है। अब क्या है, अब इसको हम के लिख देंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन आर। ये हमारा बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक, देखो फॉर्मूला बन गया ना, नीचे 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 और नीचे नीचे, बड़ा ही बदतमीज हो गया ये बोर्ड, अपने मन की करता है। चलो ठीक है बच्चों, समझ में आया, हमें ये 2 फॉर्मूले मिले इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेंगे बच्चे। समझ आया बच्चों, ये हमें फॉर्मूला मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज वायर। इसको एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। हमने क्या निकाला था, स्फेयर के लिए निकाला था, सर्कुलर चार्ज के लिए। अब हमने क्या निकाल लिया, इनफाइनाइटली चार्ज वायर के लिए। देखिए इसमें लेंथ की यूज नहीं हुई ना, हमें वायर की लेंथ नहीं पता है, तो भी हम इसके क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, निकाल सकते। देखो लेंथ का यूज नहीं हुआ, मैंने ये एल मान लिया था छोटा सा लेंथ, बट हमें यूज ही नहीं करना, एलिमिनेट हो गया, तो हमें लेंथ का यूज नहीं हुआ। बिना लेंथ जाने भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब हमें लेंथ पता ही नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज। तो नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इनफाइनाइटली थिन, देखो क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। थिन शीट मतलब क्या हो गया, ये जैसे मोबाइल है, इसके 2 सरफेस होंगे ना, एक इधर होगा एक ये होगा, ये 2 सरफेसेस होंगे। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा होगा, समझ में 2 सरफेसेस होंगे, जो इस सरफेस का एरिया होगा वही इस वाले सरफेस का भी एरिया होगा। क्लियर है बच्चों, ये वाली सरफेस का जो एरिया होगा वो इस वाले का भी होगा, और थिन है तो दोनों तरफ से इधर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कुछ इधर से। जैसे मैंने यहाँ फिगर बनाने की कोशिश की है, देखो यहाँ पर बहुत प्यारा तो फिगर नहीं बनाया, बट लेकिन अच्छा बनाया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर इधर इसके थ्रू मान लो कि कुछ फ्लक्स निकल रहा होगा φ1, इसके थ्रू कुछ फ्लक्स निकल रहा होगा φ2, और जो इसका टोटल फ्लक्स होगा φ नेट वो किसके बराबर होगा, φ1 प्लस φ2। होगा कि नहीं होगा बच्चों। और φ1 E डॉट S होता है, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को E मान लेते हैं, और एरिया S, दोनों बराबर है, सिमेट्रिक है, दोनों तरफ से तो बराबर निकल रहा होगा फ्लक्स, तो ES। तो जो टोटल नेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2ES के बराबर हो जाएगा। और बच्चों आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फॉर्मूला, बोलो बोलो जोर से, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज पता है कि नहीं, ये चीज मैंने बताई थी या नहीं, ये चीज आप लोग बस इतना बताइए मैंने बताई थी या नहीं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि एस हमें पता नहीं है, इनफाइनाइटली प्लेन है, क्या है, इनफाइनाइट प्लेन है, मतलब हमें एरिया इसका निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे मॉडिफाई करके लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं, अब ये फाई को हटा दे रहे हैं, बस क्या है, ई हमें निकालना है, तो ई को इधर रहने देना है और सबको भेज देना, Q अपॉन 2S एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये बताओ, एरियल चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं, एरियल चार्ज एप्सिलॉन नॉट है वहां, सॉरी गुस्सा नहीं बच्चों, एप्सिलॉन नॉट है। तो हम बताओ बच्चों कि हमें क्या एरियल चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, एरियल चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, हाँ सर पता है, क्या होता है बच्चों, सिग्मा इज इक्वल टू होता नहीं है Q अपॉन S होता है ना। तो ये एरियल वाली बात तो हो रही है, एरिया है सरफेस, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा, इसको लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसमें एरिया की जरूरत नहीं पड़ी ना, हमें इसका एरिया निकाल नहीं सकते, तो एरिया की जरूरत नहीं पड़ी, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया इन फॉर्म ऑफ सिग्मा। आई होप ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। फिर आज के मेन टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे बच्चों, आज के मेन टॉपिक की तरफ। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, एकदम सिंपल सा था, कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपने केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा, डाइपोल को पता है हिंदी में क्या कहते हैं, फन फैक्ट बताऊं, द्विध्रुव, ठीक है, हमें भी बोल नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, द्विध्रुव, ठीक है, शायद सही से बोला हूँ, किसी को पता है तो अच्छे से कमेंट में लिख दे, द्विध्रुव, ठीक है। तो डाइपोल होता क्या, डाइपोल होता है एक सिस्टम, 2
दो अपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम, जैसे आपने डंबल देखा है ना, डंबल देख रखा है ना, जैसे डंबल होता है दो, उस पे दो क्या रहते हैं, दो प्लेटें लगी होती है, वैसे ही दो उसी तरह कुछ कुछ दिख रहा है, देखिए दो, लेकिन चार्जेस क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड चार्जेस का सेम होना चाहिए। जैसे अगर 4 कूलम चार्ज है तो इस तरफ भी 4 कूलम होना चाहिए। जैसे डंबल जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, इस तरफ अगर 5 किलो वेट है तो इस तरफ भी 5 किलो वेट होना ही चाहिए दोनों तरफ, तभी जाके एक डंबल बनता है। वैसे चार्ज क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड चार्जेस का सेम होना चाहिए, बट जो चार्जेस है एक पॉजिटिव होगा, अपोजिट चार्जेस होने चाहिए, ठीक है। अपोजिट चार्जेस है और दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, यहाँ आपको दिख रहा होगा फिगर में बड़ा सा डिस्टेंस, बट ये जो डाइपोल का डिस्टेंस होता है दोनों चार्जेस के बीच में, सेपरेशन में बहुत थोड़ा सा होता है, ठीक है। मान लो सेपरेशन डी है, तो एक फॉर्मूला होता है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्यू, मतलब कोई भी एक चार्ज ले लो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लेना है क्यू इंटू डी, बच्चों समझ में आ रहा है, क्यू इंटू डी होता है फॉर्मूला डाइपोल मूवमेंट का। और इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, और सेपरेशन मतलब डी की यूनिट मीटर होगी, डिस्टेंस की यूनिट। समझ में आ रहा है। ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्जेस हो, बट दोनों चार्जेस का जो वो हो, साइन हो, अपोजिट हो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और दोनों को थोड़ी दूरी पर कुछ डिस्टेंस पे रख दिया जाए, उसी जो सिस्टम बनेगा उसी सिस्टम को क्या बोलेंगे, एल्विश यादव नहीं, उसी सिस्टम को बोलेंगे हम डाइपोल, ठीक है। समझ में आ रहा है सिस्टम। चलो आगे सिस्टम पे बढ़ते हैं। अब देखो अब क्या होता है बच्चों, अगर हम इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, अच्छा ये चीज समझ में आए कि नहीं, सी कूलम का वो चार्ज का यूनिट कूलम और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, ये समझ में आ गया होगा। और डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, उसी को डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी एक डाइपोल को लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, चलो रख के देखते हैं, चलो रख के देखते हैं, मजा आएगा, ठीक है। चलो रख के देख लेते हैं। मान लो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे यहाँ पर भी है, ठीक है, और उसमें मैंने ले जाके एक डाइपोल रख दिया, ये है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पे हमने रखा प्लस क्यू चार्ज, और इधर रख दिया प्लस क्यू है ये, और इधर कुछ दोनों के बीच का सेपरेशन मान लो डी है दोनों के बीच का, और यहाँ पे रख दिया माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन डी है, अभी तक डी पढ़ते हैं तो डी ही पढ़ेंगे। अब देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई इस तरफ लग रहा होगा, और इस वाले के थ्रू यहाँ पर लग रहा होगा, इधर F इज इक्वल टू क्यू ई इस तरफ लग रहा होगा। समझ में आ रहा है, इस वाले चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, इस फील्ड के थ्रू फोर्स वो यहाँ लग रहा होगा, और इस वाले चार्ज पे इस तरफ लग रहा होगा कि नहीं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो जो एफ नेट होगा और फोर्स दोनों में बराबर लग रहा होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है ना, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बच्चों आ रहा है समझ में कि नहीं, इस तरफ लग रहा होगा इसके थ्रू और इसके थ्रू इस तरफ लगा होगा। हम फोर्स नेट की बात करें, एफ नेट की बात करें, तो इसको अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम एक को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो एफ नेट जो नेट फोर्स इस डाइपोल पे लग रहा होगा वो जीरो होगा कि नहीं। अरे याद होगा चिंटू वाला एग्जांपल, एक तरफ से एक आदमी एक ब्लॉक को धक्का दे रहा है, दूसरा आदमी दे रहा है, दोनों फोर्स बराबर है। देखो अरे समझो बच्चों, इधर से इस ब्लॉक को मैं धक्का दे रहा हूँ, इधर से इस ब्लॉक को चिंटू दे रहा है, तो मैं भी 10 न्यूटन से धक्का दे रहा हूँ, चिंटू भी 10 न्यूटन से धक्का दे रहा है, तो क्या ब्लॉक अपनी जगह से हिलेगा? नहीं हिलेगा ना, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा। इधर से 10 न्यूटन का फोर्स, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स, तो बेटा क्या है, जब डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है तो एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव लेंगे। अब ये नहीं जरूरी है इसको नेगेटिव है इसको पॉजिटिव, किसी को भी एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। इसी तरह इस डाइपोल पे भी जो इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखते हैं तो नेट फोर्स बच्चों क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, नेट फोर्स लगने वाला जो इस पे नेट फोर्स होता है वो एकदम जीरो रहता है। क्लियर है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं? लिखो नोट डाल करके, the net force on a dipole placed in electric field is zero. ठीक है, the net force on a dipole placed in electric field is zero. तो पेन पेपर लेके बैठना है, मैंने ये पहले ही बताया था आप लोगों को, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था, तो पेन पेपर आपके हाथों में होना चाहिए। अब इसमें भर भर के डेरिवेशंस है, समझ आ रहा है बच्चों, इसमें भर भर के डेरिवेशंस है, तो आप लोगों को डेरिवेशंस के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना है। समझ आया? समझ आया? तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन डाइपोल। टॉर्क मतलब क्या होता है? घुमाने वाला फोर्स, घुमावदार फोर्स। जैसे ये है, इसको मुझे घुमाना है तो ऐसे फोर्स लग रहा है, जो फोर्स इसको घुमा रहा है वही क्या हो जाता है? टॉर्क। अब देखो घुमाएगा कैसे, मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ,
ठीक है बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ यूनिफॉर्म, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर मैं एक डाइपोल को रख देता हूँ, ऐसे एक डाइपोल रखा हुआ है। अब इस पे क्या लग रहा होगा, इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, ये है हमारा प्लस क्यू, और इस वाले पे क्या लग रहा होगा, इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, ये माइनस क्यू है। इरेजर इरेजर कहाँ गई, इस पे हमारा लग रहा होगा माइनस क्यू है, इस पे हमारा इधर फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स है, फोर्स है ई क्यू या क्यू ई, इधर भी क्या लग रहा होगा, क्यू ई फोर्स लग रहा होगा, इसको भी क्यू ई लिख देता हूँ, ठीक है। F इज इक्वल टू क्यू ई। स्टिल इस पे जो टोटल नेट फोर्स है वो जीरो है बच्चों, इधर से लग रहा है इधर से, बट ये जो फोर्स लग रहा है वो इधर से और इधर से लग रहा है, ऐसे मान लो ये टेढ़ा रखा हुआ है, ये वाला फोर्स इधर से लग रहा है, ये इधर से लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा कि नहीं, ये सीधा हो जाएगा कि नहीं, तो ये टॉर्क मतलब इस पे ये जो फोर्स लगेगा ये इसको घुमा देगा, ऐसे खच से नीचे की तरफ घुमा देगा, घुमा देगा बच्चों, समझ में आया, जब फोर्स लगेगा इधर से कुछ लग रहा है इधर से घुमा देगा, बट इस पे ये जो नेट फोर्स है वो तो जीरो है, बट इस पे जो टॉर्क लग रहा है कुछ ना कुछ टॉर्क लग रहा है, टॉर्क आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ऐसा फोर्स जो चीजों को घुमा दे, ठीक है, घुमाने वाला फोर्स, तो इस पे कुछ ना कुछ टॉर्क लग रहा होगा, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन। और टॉर्क को हम लोग किस तरह देखते हैं, चलो इस सिस्टम को बनाता हूं मैं, ठीक है, एक बार अच्छे से इस सिस्टम को बना देता हूं क्लियर करके आप लोगों को, चलो देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में इस सिस्टम को अच्छे से बना देता हूँ, कहाँ गया गोला, हाँ ये एक चार्ज है, ये ब्लैक कलर की थीम हो गई क्या, तो वो थीम चेंज कर देता हूँ, इस थीम में आपकी आंखें काम नहीं करेंगे अच्छे से, ये हमारी थीम है, ठीक है, अरे हो गया भाई आजा, लगी ही नहीं थीम, थीम 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 कहाँ गई थीम, चलो ये एक हमारा टॉर्क हो गया, ये हो गया मतलब बोला ये हो गया, दो क्या है हमारे पास, दो चार्जेस हैं, इसी सिस्टम को डाइपोल बोलते हैं, थोड़ा सा चार्जेस का सेपरेशन में बढ़ा दूंगा, ये ठीक है, ये है हमारा टॉर्क, मतलब ये सेपरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मान लेते हैं, ठीक, अब इस पे क्या लग रहा होगा, मान लो ये जो एंगल है वो है थीटा, एंगल थीटा है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, ये वाला एंगल भी जो है हमारा वो थीटा है बच्चों, समझ में आ रहा है, ये एंगल भी थीटा होगा, दो पैरेलल लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल है, तो ये भी हमारा थीटा होगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और ये जो है यहाँ से मैं परपेंडिकुलर सेपरेशन दोनों का देखूंगा, मतलब दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक गोला यहाँ है एक गोला यहाँ है, अब दोनों का मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो ऐसे बनाना पड़ेगा ना, तो एक गोला इधर था एक गोला इधर था, इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा कि नहीं, इन दोनों के बीच का सेपरेशन को हम एल मान लेते हैं, एल मान लिया मैंने इन दोनों के बीच के सेपरेशन को, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, इसके बीच का जो सेपरेशन है वो एल हो गया। अब ये क्या है हमारा, ये एंगल है, क्लियर है, अब इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं, इतनी चीजें समझ में आई तो थम्स अप करो, ठीक, समझो समझना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एल है, मैंने क्या बताया कि जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन, यही बताया ना, तो फोर्स कितना लग रहा होगा इस पे, क्यू ई फोर्स लग रहा होगा, परपेंडिकुलर सेपरेशन मतलब ये वाली लाइन, इसकी लेंथ, तो आप एक ट्राइंगल बनाओ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, बस एक राइट एंगल ट्राइंगल में बनाता हूँ, ऐसे उल्टा सा होना चाहिए ना, ऐसे, ये देखो ऐसा ही कुछ सिस्टम है, इसी तरह का कोई सिस्टम है ना, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है और ये लेंथ एल है, तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मान लो ए बी है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये है परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपो क्या है एल है, तो हम इसको अगर एल को उधर भेज दे तो एल साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर, मतलब ये वाली जो लेंथ है ये किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, ए बी साइन थीटा, इस वाली लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाली लेंथ को एल साइन थीटा लिख सकता हूँ ना, एल साइन थीटा, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, यही हो जाएगा ना, टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू ई एल साइन थीटा, और हमें पता है चार्ज इनटू दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं पी से डिनोट करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा, और इसी का मतलब क्या होता है, साइन थीटा अगर आ गया तो पी क्रॉस ई लिख सकते हैं कि नहीं, साइन थीटा का मतलब क्या होता है पी क्रॉस ई, तो हमें टॉर्क का फॉर्मूला क्या मिला, पी क्रॉस ई, मिला कि नहीं बच्चों, मिला तो जल्दी से खुशी से झूम जाइए, ठीक है, खुशी से झूम जाइए, मिला फॉर्मूला हमें, ये मिला एक, और एक फॉर्मूला ये मिला, ये दोनों फॉर्मूले मिले कि नहीं हमें मिले, ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा,
समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, मैंने पी क्यू लिखा क्योंकि हमारा जो डाइपोल मोमेंट पी होता है वो क्या होता है, क्यू इंटू एल होता है। तो हमें टॉर्क का फॉर्मूला मिला, हमें क्या मिला, पी क्रॉस ई या पी ई साइन थीटा। आया बच्चों समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? आया। ये टॉर्क क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगा रही है। कौन सा ये टॉर्क है, जो इस डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है। ठीक है, ये टॉर्क किसके थ्रू लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू लग रहा है। तो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो जल्दी से ऑन है माइक। ठीक है, समझ में आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आई होगी ये चीजें। एक बार मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। एक बार मैं हट जा रहा हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए और समझ में बताइए समझ में आया कि नहीं आया। समझ में तो आ गया होगा, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलो फिर यही था हमारा, यही था हमारा डाइपोल पे कहाँ पहुंच गया अभी तो। टॉर्क का फॉर्मूला था ना, टॉर्क का हमें फॉर्मूला क्या मिला, टॉर्क इज इक्वल टू पी डॉट पी इंटू ई साइन थीटा, या फिर टॉर्क का फॉर्मूला मिला है पी क्रॉस ठीक है बच्चों, इतनी चीज समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना है फॉर्मूला, मान लो हमें फॉर्मूला निकालना है वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। हमें कितना काम करना पड़ेगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू भी वर्क डन होगा इस डाइपोल को घुमाने में। देखो अगर समझना, अब ये भावनाओं को समझने वाली बात है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है, ये ऐसे डाइपोल रखा हुआ है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको घुमा देगी कि नहीं बच्चों, घुमा देगी। और अगर मुझे इसको घुमाना है तो मैं भी कुछ ना कुछ टॉर्क लगाऊंगा, घुमाऊंगा, इससे फोर्स लगाऊंगा, वही फोर्स क्या होगा, टॉर्क के बराबर होगा। तो वर्क डन कितना कर रहा है किसी डाइपोल को घुमाने में, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, मेरे थ्रू भी हो सकता है। मैं भी तो डाइपोल को घुमा सकता हूँ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाकर के मैं भी वर्क करूँ, डाइपोल को घुमा सकता हूँ। तो ये वर्क डन क्या हो, कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है बच्चों। तो फोर्स मतलब कि यहाँ पे टॉर्क की बात हो रही है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, मान लो ये थीटा डिस्प्लेस हो रहा है तो डी थीटा बोल सकते हैं ना हम, टॉर्क इंटू डी थीटा बोल सकते हैं कि नहीं। अब हमने अभी जस्ट टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा है। अच्छा, इसको मान लो घुमा करके यहां से ऐसे कर देने हैं, घुमा करके यहां से ऐसे कर देने हैं, टेढ़ा मेढ़ा बन गया, ये सीधी लाइन है, यहां से इतना घुमा रहे हैं। ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा रहे हैं, तो लिमिट क्या लगेगी, टॉर्क का फॉर्मूला, अच्छा लिमिट क्या लग जाएगी, थीटा 1 से घुमा रहे हैं थीटा 2 तक। तो हमारा जो होता है फॉर्मूला टॉर्क का, थीटा 1 से थीटा 2 तक, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू ई, क्या हो रहा है, अच्छे से लिखा के नहीं रहा है, मिटा देता हूँ, कोई ना मिटा देते हैं। P इंटू ई साइन थीटा डी थीटा, हमारा पीई तो बाहर आ जाएगा कि नहीं, हम पीई को बाहर निकाल लेते हैं और क्या बचेगा, थीटा 1 और थीटा 2, ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, ये वर्क डन अगर हमारे थ्रू है, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू है, तो हम इस वर्क डन को किसके कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ये वर्क डन नेगेटिव होगा ना, ये वर्क डन बाय अस है। अच्छे से लिखता हूँ इसको, अरे मुझे गर्मी क्यों हो रही है, वही मैं सोच रहा था, फैन ही ऑफ था यहाँ का। वर्क डन बाय अस टू रोटेटिंग डाइपोल, हम डाइपोल को रोटेट करने में क्या वर्क कर रहे हैं, इसलिए माइनस में हो गया। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ मैं इस चीज को, इधर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस पी ई। अच्छा ये बताओ बच्चों, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। लिमिट रखेंगे थीटा 1 से थीटा, तो ये माइनस हट जाएगा, तो W इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, पी ई, और ये माइनस से माइनस हट गया ना, तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, समझ में अगर आ गया तो एक बार खुशी के साथ थम्स अप कर दीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया तो एक बार खुशी के साथ थम्स अप कर दीजिए। देखिए नोट करिए इसको, जल्दी से नोट करो बच्चों, मैं हट गया हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी
इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये क्या था, वर्क डन बाय अस था। हम जो वर्क डन कर रहे हैं वो निकाला, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना हुआ, अगर बच्चों कहीं गलती से हमें वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ तो वो क्या हो जाएगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा। अगर हमें निकालना हुआ वर्क डन बाय, ये तो वर्क डन बाय एस था, हमें रोटेट करना हो तो, अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो वर्क डन बाय, ये तो हमने जो वर्क डन किया वो निकाला हमने, इसका ये फॉर्मूला हो गया वर्क डन बाय अस, या फिर किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू अस, या फिर इसको बोल सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वर्क डन हो तो ये इस तरह से निकलेगा, ये हो जाएगा। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है तो इसी का उल्टा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव में सब कुछ चला जाएगा तो साइन हमारे अंदर के चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है बच्चों, यही दोनों में अंतर, ये समझना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स से वर्क करेंगे तो क्या होगा, इसको घुमाना पड़ेगा तो वो माइनस में हुआ वर्क डन, इसलिए माइनस हो गया। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये पॉजिटिव में रहेगा, तो हमें θ1 माइनस θ2 करना था क्योंकि माइनस हटाना था। थोड़ा करके देखने समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा ये चीज। अगर समझ में आ गई है तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े। इजाजत है। स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, अगर हमें मान लो बाय द वे, खुदा ना खास्ता, हमें इसको रोटेट करना हुआ। स्पेशल केस में दो चीजें, पहला है हमें मान लो θ1 जो दिया हुआ है वो दे रखा है 180 0 डिग्री, θ1 मान लो कि दे रखा है 0 डिग्री, 0 थीटा क्यों बन रहा है भाई, 0 डिग्री, ये दिया हुआ है 0 डिग्री, और 0 डिग्री से हमें घुमाना है θ2 में, मतलब 90 डिग्री पे, मान लो 90 डिग्री पे घुमाना है, 0 से 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, θ1 से θ2 रखेंगे। यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल ही चुका है, स्पेशल केस भी क्या ही है, हमें फॉर्मूला मिल चुका है। क्या मिला है, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का, हमें चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे। θ1 माइनस θ2, θ1 की जगह रखेंगे 0, θ2 की जगह रखेंगे 90। तो जल्दी से इसको डराइव करके दिखाइए, जल्दी से इसको डराइव करके दिखाइए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। और आंसर कमेंट में जरूर लिखना है, आंसर कमेंट में आप लोगों को जरूर लिखना है, ठीक है। कमेंट में आंसर जरूर लिखोगे। तो θ1 और θ2 रख दो, बस वैल्यूज रख दो बच्चों। पीई यहाँ रखो ना, वैल्यू आगे बढ़ना था ना, स्पेशल केस 1 पे थे ना, ठीक है। क्या है हमारा फॉर्मूला वर्क डन का, W इज इक्वल टू पीई cos θ1 माइनस cos θ2, ये तो फॉर्मूला है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पीई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, θ1 की जगह हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री। अब आपको पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 90 की 0 होती है, तो बस खाली क्या बचेगा, पीई। अब नेक्स्ट स्पेशल केस क्या है, अगर हमें θ1 0 डिग्री से 180 डिग्री घुमाना हुआ तो अगेन यही सेम चीज लगाओगे, 180 डिग्री घुमाना हुआ तब, तो क्या होगा, W इज इक्वल टू पीई cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। चलो इसको भी जल्दी से डेराइव करो, मैं हट जा रहा हूँ बोर्ड के सामने, जल्दी से 180 की वैल्यू तो याद होगी ना, 180 की वैल्यू बच्चों याद होगी, बेसिक मैथ में मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्री में कराया था। अगर याद है तो लिखो, नहीं याद है तो क्या कर सकते हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। W इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर 0 की वैल्यू 1 होती है और 180 की वैल्यू -1 होती है, तो क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस प्लस प्लस हो गया तो 2p। बच्चों आया समझ में कि नहीं आया, ये हमारा बन गया नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। ये स्पेशल केस है, इसको थोड़ा सा अगर मतलब जहन में थोड़ा बैठा लेना इस चीज़ को, ठीक है, ताकि याद रहे चीज़ें, ठीक। अब फिर से डेरिवेशन आने वाला है, इस चीज़ को एक बार देखिए अच्छे से, फिर डेरिवेशन आने वाला है, फिर हमें डेरिवेशन ही करना है नेक्स्ट। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट,
एक्सियल मतलब डाइपोल रखा हुआ है, उसके एक्सियल पॉइंट में मतलब कुछ दूरी पर कितना आपका फोर्स लग रहा हो, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये चीज आपको बतानी है। कुछ बच्चों ने नोट नहीं किया, नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों, जल्दी से, जल्दी जल्दी नोट करो। देखो ज्यादा समय नहीं देना, और इस वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स भी नहीं है। ठीक है, इस वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, तो हम आसानी से करेंगे, धीरे धीरे सबका सब सॉल्व होता चला जाएगा अपने आप। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। चलो नोट करो सब लोग जल्दी जल्दी से, नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। मान लो ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, मतलब एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन मान लो एल एल 2L मान लेते हैं, फिलहाल के लिए 2L मान लेते हैं। इससे दूर एक P पॉइंट है, उस पर हमें यहाँ से R डिस्टेंस पे एक P पॉइंट है, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पॉजिटिव के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी, पॉजिटिव से दूर जाते हुए दिखती है ना, और ये नेगेटिव वाले चार्ज के थ्रू होगी वो इस तरफ होगी। बच्चों इतनी चीज समझ में आ रही है? समझ में आ रही है कि नहीं? इससे इस तरह होगी, इस तरह, इससे इस तरह होगी। ठीक है, अब इस वाले से इसका डिस्टेंस देखें, प्लस क्यू चार्ज से इसका डिस्टेंस अगर हम लोग देख रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज से इसका डिस्टेंस देख रहे हैं पी पॉइंट का, तो क्या हो जाएगा, आर माइनस एल हो जाएगा। एल ये एक्स्ट्रा चीज है ना इसमें, तो ये प्लस क्यू चार्ज मतलब अगर हम इवन की वैल्यू निकालें तो यही हमें डिस्टेंस बस देखना है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये जो एल वाला पार्ट है वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है। अब देखो यहाँ समझो, समझो जल्दी जल्दी, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है, वो क्या होगा, L माइनस आर होगा, होगा कि नहीं बच्चों? पूरे L में, अरे सॉरी, R माइनस L होगा। थोड़ा बड़ा इरेजर हो जाए, कभी छोटे हो जाती है इरेजर, कभी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, R माइनस L हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं सेपरेशन? तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता है, के क्यू अपॉन क्यू, मतलब ये चार्ज क्यू है, अपॉन आर स्क्वायर, मतलब दोनों के डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ठीक है, E1 ये हो जाएगा। अब E2 अगर हमें निकालना है देन वाइट यूज करेंगे। अब हमें अगर E2 निकालना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ से लेके मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये वाला इतना डिस्टेंस तो R है, और L डिस्टेंस और चल रहा है, तो R प्लस L हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। तो जो E2 आएगा वो, अगर इस वाले को हमने माइनस लिया है, प्लस लिया, तो इधर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है बच्चों। R प्लस L का होल स्क्वायर। इतनी चीजें समझ में आई क्या? इतनी चीजें समझ में आई? समझ में आई तो आगे बढ़ा जाए। अब टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैंने बताया था कि दोनों का सम करना होता है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट में निकालना है तो दोनों का सम हो जाएगा। तो अब देखो थोड़ा सा लंबा है, यहाँ पे कर लेते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। ये थीम वापस से क्यों ब्लैक हो जा रही है? मैंने तो थीम चेंज की थी ना, ब्लैक क्यों हो जाती है पता नहीं। चलो अब हमें क्या करना है, पहले E1 हमारा क्या आया था, E1 आया था के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और हमारा E2 क्या आया था, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यही चीज़ें तो आई थी। तो अगर हमें ई नेट निकालना है, ई नेट इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ना होगा, लेकिन माइनस में तो माइनस करना होगा, एल का होल स्क्वायर, और ये माइनस है के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। समझ आया? तो अब के क्यू ले लो बाहर, के क्यू कॉमन ले लो, बचेगा क्या, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये तो बचेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नीचे का नीचे से करो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इधर मैं नोट करता हूँ, क्या हो जाएगा, के क्यू तो ऐसे ही रहेगा, इसको क्या लिखेंगे, क्रॉस इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और अपॉन में दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा ये एक बार प्लस है एक बार माइनस है, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, आर माइनस एल और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं?
लिख सकते हैं। अब ये दोनों एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये चीज ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, तो ये इस चीज में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन थी। समझ में आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों लगाया, और टोटल का स्क्वायर मतलब जब दो चीजों को मल्टीप्लाई किए दोनों पे स्क्वायर है, तो टोटल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक बार प्लस एक बार माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें क्या ही कंफ्यूजन होना, इसको जब लगाओगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ आया। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है के क्यू। अब इसको जब खोलेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आर टू आर एल हो जाएगा कि नहीं। और ये माइनस है तो सारा सारा अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल। माइनस टू ये भी होता है ना, तो हट गया, स्क्वायर चेंज हो गया चीज़ें। अब इस चीज़ में ज़्यादा कंफ्यूज हो गए बच्चों, तो मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा। समझ आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं आप लोगों को क्रिएट करनी है, अपने मन से बनाना नहीं है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला, बाहर माइनस था इसलिए सारे साइन चेंज कर दिए। अब आर से आर कटा, एल से एल कटा, बचा क्या हमारा, क्या बचेगा यहाँ पे, 4RL, 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ आया। अब बच्चों क्या चीज़ होती है, एक चीज़ यहाँ होती है, जो L होता है वो R से बहुत ज़्यादा छोटा होता है। जो L होता है वो R से, ये देखो मक्खी मिटाना शुरू कर दी, कितना सेंसिटिव टच है। ये मक्खी मिटा के चली जा रही है, मेरी मेहनत पे पानी फेर रही है। ठीक है भाई, जब मैं बुलाऊंगा काम आसान के लिए करने के लिए तब आना, मिटाने के लिए नहीं आना है। चलो देखो बच्चों क्या है, तो जो एल होता है वो बहुत 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 छोटा होता है आर से। आपको पता है ना, दो डाइपोल के बीच का सेपरेशन वैसे ही छोटा होता है, और ये सेपरेशन का भी आधा है। सेपरेशन तो 2L था ना उस डाइपोल का जिसकी आप डेरिवेशन करें, सेपरेशन का भी आधा है, मतलब एल बहुत ज्यादा छोटा है आर से। तो हम एल को क्या कर सकते हैं, अगर बहुत छोटी चीज का स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा। जैसे 0.1 का अगर आप स्क्वायर करो तो 0.001 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। तो बेटा जब बहुत सी छोटी चीज का स्क्वायर कर दे तो वो और छोटा हो जाएगा। तो अब बहुत छोटी चीज आर में से माइनस करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लगभग हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे इस चीज को। तो हम क्या लिखेंगे, के क्यू 4RL अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर आर पे पावर 4 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो आर क्यूब बन के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट, वो किसके बराबर आ जाएगा, 4L आर क्यूब। और के क्यू भी तो है, के क्यू भी है। ये समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप करिए जल्दी से, थम्स अप पिलाना नहीं है, थम्स अप करना है। ठीक है, थम्स अप करना है जल्दी से। ठीक है, और क्यू और एल को तो हम क्या लिखते हैं, क्यू और एल को तो हम डाइपोल मोमेंट भी लिख सकते हैं। एक चीज़ और याद आई, क्यू और एल को हम क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं। क्यू और एल को तो पी लिख दो, क्यू और एल को हमने मिला के पी लिख दिया। ठीक है, क्यू एल मतलब डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक, अच्छा एक गड़बड़ दिखे आपको इसमें, जो हमारा सेपरेशन था इस बार एल नहीं था 2L था। समझ आ रहा है, आज मैं दिखाता हूँ। अच्छा जो डाइपोल, ये 2L है ना सेपरेशन, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है बच्चों, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इंटू चार्ज जो भी है टोटल, सेपरेशन सेपरेशन 2L है, मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा वो 2L होगा। यहाँ पे हमें इसको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ 2L लगाना पड़ेगा। तो 2L मतलब कि 4 को 2 भाग में तोड़ लो, K रहने दो इसको, 2K रहने दो इसको यहाँ पर, और ये लिख लो 2QL लिख सकते हैं ना। 4 को 2 में ब्रेक कर लिया मैंने, आर क्यूब, तो ये हमारा बन जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करूँगा मैं, सबको छोटा छोटा कर देते हैं, पूरा बहुत बड़ा बड़ा लिखा गया, बड़ा मैसी हो गया। ठीक है, इसको करते हैं थोड़ा थोड़ा छोटा, हो गया छोटा। ठीक है, अब देखो, अब देखो बच्चों, अरे हो गया भाई, बंद हो जा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई नेट इज इक्वल टू 2K P अपॉन आर क्यू। ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला, ये हमें मिल गया फाइनल फॉर्मूला।
फॉर्मूला, ये हमें मिल गया फाइनल फॉर्मूला। इसको अब नोट कर लीजिए जल्दी से डेरिवेशन को, आधा तो आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा। तो वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है लेंथ, ठीक है, बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा और आप लोगों को समझ में भी सारी चीज़ आ जाएंगी, सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। अब क्या हमने एक्सियल पॉइंट पे लिखा था, अब एक्सियल के बाद हम कहीं इक्विलेटरल पॉइंट में, मतलब ऊपर कहीं रख दें, अगर ऊपर कहीं हमें निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो हमें कहाँ निकालना था, एक्सिस पे ही निकालना था, अब हमें कहीं ऊपर निकालना हो तो क्या होगा बच्चों, चलो पहले इतना नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक्सियल पॉइंट मतलब कहीं ऊपर निकालना हो, जैसे यहाँ पर रखा हुआ है डाइपोल, तो प्लस माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे कोई माइनस क्यू चार्ज है, इस तरफ कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, स्मॉल क्यू लेते हैं, बड़ा भत्ता लग रहा है, यहाँ पर कोई माइनस क्यू चार्ज है, इधर पे कोई प्लस क्यू चार्ज है। अब इससे यहाँ पर इस जगह पर पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लो ये जो पी पॉइंट है वो यहाँ से आर डिस्टेंस पर है, ठीक है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो अगेन 2l है, एल और एल 2l है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों के बीच के सेपरेशन। हम मान लो ये अगर ये दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो ये जो साइड होगी वो किसके बराबर होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से, पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों ये वाला भी डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बच्चों, होगा ना, ये डिस्टेंस होगा। इतना चीज क्लियर है। अब देखो एक चीज देखना, ये जो नेगेटिव वाला है इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ नीचे की तरफ होगा, और इसके थ्रू जो लग रही होगी उसका डायरेक्शन यहाँ होगा। तो जो टोटल नेट डायरेक्शन होगा वो इस तरफ मिलेगा, कहीं कॉस कंपोनेंट मिलेगा ना, तो क्या हो जाएगा 2e कॉस थीटा, होगा कि नहीं बच्चों, 2e कॉस थीटा होगा कि नहीं, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, 2e कॉस थीटा। एक बार देखो ध्यान से, समझ आ रहा है, 2e कॉस थीटा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हमें ई नेट जो मिला वो क्या मिला, जो ई नेट मिला, ई नेट वो क्या मिला हमें, 2e कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, 2e कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फार्मूला पता है, क्या पता है सर, हमें तो पता था 2 वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा था, तो ठीक है बच्चों सही पढ़ा था। के मतलब नहीं पता, क्यू मतलब चार्ज, क्यू है, अपॉन आर स्क्वायर मतलब ये डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों तरफ से डिस्टेंस बराबर ही है तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस थीटा को भी हटाना है हमें, एंगल वैंगल उतना पता नहीं होता है, कॉस थीटा को हटाना है तो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, पंडित बद्री प्रसाद, देखो सब कुछ उल्टा हो रहा है, ठीक है, यही तो होता है बच्चों, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, तो बेस कितना है, एल है, और हाइपो कितना है, इतना दिया हुआ है, तो बेस की जगह एल लिख सकते हैं और हाइपो क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो इसको क्या बोल सकते हो बच्चों, 2 KQ L अपॉन अपॉन, ये दोनों जब ये पावर 1 है इसमें पावर हाफ है, 1 प्लस हाफ कितना होता है 2, 3 अब 3/2 हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2 हो जाएगा कि नहीं, 3/2 हो जाएगा बच्चों। और हम क्या बोल सकते हैं, जो अगेन जो हमारा L है वो बहुत ज़्यादा छोटा है R से, L इज़ वेरी 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 स्मॉल R से बहुत ज़्यादा छोटा है, R से जब बहुत ज़्यादा छोटा है तो हम क्या करेंगे, इसको L को हटा देंगे तो हमारा E नेट हो जाएगा। अच्छा ये 2QL को हम P लिख सकते हैं, PK लिख सकते हैं ना, पिछले में भी तो किया था, वही चीज़ बार बार बताने की क्या जरूरत है, तो क्या लिख सकते हैं, 2QL को लिख सकते हैं PK। अच्छा और ये क्या हो जाएगा, L हट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R स्क्वायर का तो पावर 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, PK अपॉन RQ, बचेगा कि नहीं बच्चों, समझ में आया कि नहीं, PK या KP अपॉन RQ, समझ में आ रहा है, ई नेट जो होगा वो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, ठीक है, क्योंकि डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही छोटा होता है, नोट करो इसको जल्दी से, नोट करो जल्दी से बच्चों, नोट करो इसको जल्दी जल्दी। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो ई नेट है वो मैग्नीट्यूड है,
हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा जो ई नेट होगा वो माइनस में आएगा, ई नेट आ जाएगा माइनस में, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब भी आएगा। अगर मैग्नीट्यूड तो ये रहेगा, लेकिन डायरेक्शन की बात आएगी तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो, ये हमारा लास्ट टॉपिक था आज का। नोट करो जल्दी से इसको, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर चीज़ समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम लोग देख रहे हैं वीडियो को, विश्वास है इसको फॉलो बहुत कम लोग कर रहे हैं। और आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल भी नहीं ज्वाइन किया, कमेंट में नाम भी नहीं लिखा, कोई टास्क आप लोग पूरा ही नहीं कर रहे हो, तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे मोटिवेशन देने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, एक टॉपिक बचा हुआ है, वो टॉपिक मैं कल कवर कर दूंगा न्यूमेरिकल्स के साथ। तो अब कल के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व। ठीक है, लाइन से सारे न्यूमेरिकल, लेकिन कौन सा न्यूमेरिकल जो न्यू एनसीईआरटी में, पुरानी एनसीईआरटी नहीं देखेंगे, पुरानी में 23-24 न्यूमेरिकल है। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल हैं जो नई एनसीईआरटी में है वही न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कल रेडी रहेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके आइएगा। जो फर्स्ट 1 to 8 मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट बोले हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को एक बार आप लोग गो थ्रू हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा, ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना है। आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करो, मुझसे पहले आंसर निकालो। और अभी जाकर के आप लोग देखिएगा न्यूमेरिकल जितने आंसर खुद से निकल जाएंगे। अच्छा है, मेरे साथ बस खाली रिवाइज कर लेना एक बार। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।